हेलो फ्रेंड्स, मिज़ाक एकेडमी के ऑनलाइन इस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त महेंद्र। आज हम भारत का भूगोल विषय है वो शुरू करने जा रहे हैं। यह विषय लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है और राजस्थान की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं जैसे RAS, SI, प्रीट, पटवार, कांस्टेबल, इन सभी में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज शुरू करते हैं भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम भारत का भूगोल में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो सामान्य स्थिति और विस्तार, कि भारत का अक्षांश देशांतर क्या है और भारत का क्षेत्रफल वगैरह क्या है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद भौतिक विभाजन में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हिमालय, जो उत्तरी मैदानी प्रदेश है, प्रायद्वीपीय प्रदेश है, तटीय प्रदेश है, द्वीपीय प्रदेश है, उन सबको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे जलवायु कैसी है, यहाँ का मौसम कैसा है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, जलवायु किन चीज़ों से निर्धारित होती है, ये सब जलवायु में पढ़ेंगे। उसके बाद है अपवाह तंत्र, भारत में बहने वाली नदियाँ, हिमालय से बहने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत से बहने वाली नदियाँ, अंतः नदियाँ, जो भी है बरसाती नदियाँ, वो सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद मृदा, सॉइल, भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, कहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, मृदा कैसे बनती है, वो सब हम मृदा में पढ़ेंगे। उसके बाद है वनस्पति किस, जो हिमालय क्षेत्र है उसमें कैसी वनस्पति पाई जाती है, और पश्चिमी घाट में कैसी वनस्पति पाई जाती है, दक्षिण भारत में कैसी किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद है मानसून। भारत की कृषि मानसून आधारित है, तो मानसून है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने आप में हो जाता है, तो ये मानसून पढ़ेंगे। फिर उसके बाद खनिज, मिनरल्स कौन कौन से हमारे भारत में निकलते हैं, कौन कौन से हम इंपोर्ट करते हैं, कौन कौन से हम एक्सपोर्ट करते हैं, कौन सा राज्य किस मिनरल में अव्वल है, कौन से मिनरल का हम 100% उत्पादन करते हैं, वो सब पढ़ेंगे। और उसके बाद में है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, जिसमें हम सड़क तंत्र, जो हमारे नेशनल हाईवेज़ हैं, फिर उसके बाद में है रेलवे, और अंतर्राष्ट्रीय देशों को, विभिन्न देशों से भारत को जोड़ने वाले जो वायु मार्ग है, जल मार्ग है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज हम पहले शुरू करते हैं हमारा भारत की स्थिति एवं विस्तार। ये टॉपिक है सामान्य स्थिति एवं विस्तार। ये देखिए, ये भारत का नक्शा है आपके सामने, भारत का मैप है। भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो इंपॉर्टेंट है, पर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपको ऑप्शन देके डायरेक्ट पूछ सकता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतर विस्तार क्या है, और पूछा भी गया है कई बार। तो ये भारत का मैप है। इसमें आप देखिए, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश मतलब भारत की यहाँ से स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये है भारत की जो मुख्य भूमि है उसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अर्थात कि यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये है पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार। प्रश्न आपसे पूछेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों सेम है, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश का अर्थ है कि जो भारत है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश। और पूर्वी देशांतर का मतलब है कि जो भारत है वो प्रधान मध्याह्न रेखा के कौन सी दिशा में स्थित है, पूर्वी दिशा में स्थित है, तो पूर्वी देशांतर से ही पूर्वी देशांतर होगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दक्षिणी से उत्तरी है क्यों नहीं है, उत्तर से दक्षिण क्यों नहीं है। तो उत्तरी अक्षांश में ही क्यों है, क्योंकि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है और प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में स्थित होने के कारण 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, ये बहुत ही। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है, पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्या है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है ये
भारत की वेस्ट टू ईस्ट है वो डिस्टेंस है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? 3214। सीधा सीधा आपको प्रश्न पूछ सकता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है या फिर पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214। अब हम देखते हैं कि भारत के जो उत्तरी और दक्षिणी बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहला उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तर में जो स्थित है बिंदु इंदिरा कौल, जो कि यहाँ स्थित है जम्मू कश्मीर में। सबसे उत्तर में जो बिंदु स्थित है उसको क्या कहते हैं? इंदिरा कौल। जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, वैसे भारत के जो विस्तार है वो यहाँ पे तो जो दक्षिणतम बिंदु है उसको कहते हैं कन्याकुमारी, जो कि कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। लेकिन जो भारत की मुख्य जो संपूर्ण भारत का जो सबसे दक्षिणतम भाग है वो है ये यहाँ पर, ये है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। तो सबसे ऊपर है इंदिरा कौल, सबसे नीचे है इंदिरा पॉइंट। पश्चिमी बिंदु है गुहिर मोती, जो कि यहाँ पर कच्छ जिले में स्थित है, गुजरात में। गुहिर मोती कहाँ स्थित है? कच्छ जिला, गुजरात राज्य। तो गुहिर मोती सबसे पश्चिमी स्थान है। उसके बाद सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? किबुथु। किबुथु जो कि यहाँ स्थित है, कौन सा जिला? जिला है अंजाव। किबुथु जो है अंजाव जिले में, किबुथु जिला है अंजाव और राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गया। आपको सुमेलित करने के लिए दे सकता है ऑप्शन के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी, पूर्वी बिंदु दे दिया, फिर आप उसको सुमेलित कीजिए, या फिर ऑप्शन में दे देगा कि युग्म असुमेलित या सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना है उत्तर बिंदु कौन सा, दक्षिण बिंदु कौन सा, ठीक है। अब भारत का कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। ये विश्व का कितना है? 2.4% है। विश्व का 2.4% है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, 7th स्थान है, ठीक है। 7वां स्थान है। सबसे पहला कौन है? रूस, सबसे बड़ा देश है रूस। उसके बाद में है कनाडा। ये कनाडा कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। फिर चीन, फिर अमेरिका भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। फिर उसके बाद है ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया जो कि एक महाद्वीपीय देश है। और 7वां स्थान है हमारे भारत का। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। और विश्व का हम कितना है? 2.4% हम स्थान घेरे हैं। और हमारा विश्व का जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर। अब जो भारत की जनसंख्या है वो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से 121 करोड़ है। 121 करोड़ जनसंख्या है। विश्व में हम दूसरे स्थान पर है। और हमारी जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कितना है? 17.5% है। मतलब हमारे पास ज़मीन है 2.4%, लेकिन हम जनसंख्या कितनी है? 17.5%। तो ये चीज़ है, मोटा मोटा आप फैक्ट देख लीजिए। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है, जनसंख्या क्या है, और अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या है, ये सब चीज़ें अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार। चलिए आगे चलते। अब ये है कि भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। तो उसके बीच में जो ये रेखा है ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। कौन सी रेखा है ये? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उनका नाम हम देखते हैं। सबसे पहला है गुजरात, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 वेस्ट बंगाल, नंबर 7 है त्रिपुरा और नंबर 8 है मिजोरम। तो कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से भारत की जो है कर्क रेखा है वो भारत से होकर गुजरती है। अब ये देखिए 82.5 डिग्री जो कि भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा है, मतलब प्रधान मध्याह्न रेखा का मतलब 82.5 डिग्री, ये जो है भारत का समय इससे निर्धारित होता है। समय निर्धारित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। भारत का जो समय है वो प्रधान मध्याह्न रेखा से हम 5.5 घंटे आगे है। तो भारत की जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है? सबसे पहला नंबर 1 यूपी से, नंबर 2 एमपी से,
नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 उड़ीसा और नंबर 5 आंध्र प्रदेश। तो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है और जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये देखिए कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इन चीज़ को आप ध्यान में रखें। कौन कौन से 8 राज्य है वो कर्क रेखा वाले, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको आप मैप से याद रखने की कोशिश करें। अगर आप नाम ऐसे याद रखेंगे तो शायद आपके दिमाग से स्किप हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको मैप से पढ़ने की कोशिश करेंगे, अपनी टेबल के सामने एक दीवार पे मैप लगा दीजिए, आते जाते उस मैप को देखिए और ज्योग्राफी को मैप से याद करने की ही कोशिश कीजिए। 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। कर्क रेखा कौन सी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है उसको हम क्या कहते हैं, मकर रेखा। 23.5 डिग्री साउथ दक्षिणी अक्षांश, उसको हम क्या कहते हैं, मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं भारत की सीमा। भारत की सीमा किस देश के साथ लगती है, तटीय सीमा कितनी है और कौन से देश के साथ हम सर्वाधिक सीमा बनाते हैं, कौन से देश के साथ किस राज्य की सीमा लगती है, कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे भारत की जो सीमा, भारत की सीमा 2 प्रकार की, एक तो स्थलीय सीमा है और एक जलीय सीमा है। ठीक है, स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, और जो जलीय सीमा है वो है 7,516.6 किलोमीटर। अब ये जो जलीय सीमा है उसमें उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं जलीय सीमा को। एक तो जो भारत की मुख्य भूमि है और एक जो है द्वीपीय, मतलब जो भारत के जो द्वीप है ना, कौन कौन से द्वीप, ये यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं अंडमान निकोबार, और ये यहाँ पे जो द्वीप है स्थित है, कौन कौन से, लक्षद्वीप। तो मुख्य भूमि की जो तटीय है और जो द्वीपीय की है, तो मुख्य भूमि की जो है सीमा वो है 6100 किलोमीटर। ठीक है, मुख्य भूमि की सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर, और ये जो द्वीपीय है इसकी है 1416.6 किलोमीटर। तो ये आप चीज़ ध्यान में रखें। मुख्य भूमि की जो तटीय एक सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है, और जो द्वीप है हमारे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, उनकी जो है कोस्टल बाउंड्री वो कितनी है, 1416.6 किलोमीटर। अब मुख्य भूमि में किसकी कितनी सीमा है, गुजरात की कितनी है, महाराष्ट्र की कितनी है, कर्नाटक की कितनी है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इनकी सीमा आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वाधिक तटीय सीमा किस किस की है। तो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है गुजरात की, गुजरात के बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, केरल। ठीक है, और फिर अंत में है सबसे कम किसकी है, पश्चिम बंगाल की। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि तटीय सीमा पर स्थित कितने राज्य स्थित है, तो देख लीजिए कि कौन कौन से है, गुजरात 1, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये जो 5 राज्य है ये तो पश्चिमी तट पर स्थित है, वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित है। उसके बाद में जो पूर्वी तट पर स्थित है वो कितने हैं, देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो कुल कितने राज्य हैं जो कि तट पर स्थित है, तो 9 राज्य हैं भारत के जो तट पर स्थित है। कितने स्थित है तट पर राज्य, 9 राज्य। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फैक्ट पूछ सकता है कि भारत के कितने राज्य हैं जो कि समुद्र की सीमा टच करते हैं या फिर समुद्र की ओर स्थित है, तो 9 राज्य। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि कौन से राज्य कितने स्थित है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किसकी सीमा लगती है। ये रहा। तो सबसे ज़्यादा जो अंडमान निकोबार है द्वीप समूह, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो 1962 किलोमीटर की जो लंबाई है उसके साथ पहले स्थान पर है। ठीक है, अंडमान निकोबार की जो द्वीप की लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब 1962 किलोमीटर है, वो समुद्र को टच करता है। फिर उसके बाद में है गुजरात। गुजरात की कोस्टल रीजन कितनी है, 1214 किलोमीटर। ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, अंडमान निकोबार है केंद्र शासित प्रदेश, जबकि गुजरात है एक स्वतंत्र राज्य। ठीक है,
तो गुजरात है। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस राज्य की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है, तो गुजरात की। अगर अंडमान निकोबार ऑप्शन में नहीं है तो गुजरात, वरना अंडमान निकोबार की सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया 973.7 किलोमीटर, तमिलनाडु 906 किलोमीटर, महाराष्ट्र 652 किलोमीटर, केरल 569 किलोमीटर। और ये सारी जो लिस्ट है, मतलब इसमें भी आपको दिख जाएगा कि जो है अपने केंद्र शासित प्रदेश, उनको मिला के कितनी राज्य है वो सीमा बनाते हैं। तो 1 2 3 4, महाराष्ट्र 5, केरल 6, उड़ीसा 7, कर्नाटक, गोवा, अंडमान दीव 10, 12। ठीक है, कुल कितने हैं जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला के कितने स्थित है? 12 है, वो कोस्टल रीजन पर स्थित है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको पूछा जा सकता है कि उसको क्रम वाइज सजाइए या फिर बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब वापस देखते हैं। हमारे ये हो गई कोस्टल बाउंड्री, तटीय सीमा। अब हम देखते हैं हमारी स्थलीय सीमा। ये है स्थलीय सीमा का। हम देखते हैं कि भारत किन किन देशों, हमारे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो किन किन देशों के साथ भारत सीमा बनाता है। सबसे पहला हमारा है बांग्लादेश। ये वाला जो है यहाँ पे कौन सा ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारी सर्वाधिक सीमा लगती है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हमारी सर्वाधिक सीमा लगती है। कितनी? 4096.7 किलोमीटर। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। तो पड़ोसी देश भारत के कौन कौन से हो गए? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब एक एक को पढ़ते हैं कि कौन कौन से राज्य उनके साथ सीमा बनाते हैं और कितनी बनाते हैं। सबसे पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा कितनी लगती है हमारे? 4096.7 किलोमीटर। और इसकी जो बांग्लादेश को कितने राज्य टच करते हैं? तो 5 राज्य टच करते हैं। देखिए कौन कौन से करते हैं। इसको भी एक बार मिटा देते हैं। ये जो है ये है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है। वेस्ट बंगाल के बाद में है ये है आसाम। ठीक है, आसाम देखिए यहाँ पे ये बाउंड्री बना रहे। इसके बाद ये जो है ये है मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग, मेघालय। मेघालय के बाद जो है ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा। और ये जो है ये अंतिम राज्य कौन सा है? मिजोरम। तो कितने राज्य है वो बांग्लादेश को टच करते हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा हमारी लगती है बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। अब उसके बाद हमारा जो सेकंड पड़ोसी देश है हाईएस्ट जिसके साथ हमारी सीमा लगती है वो है चीन। ठीक है, चीन के साथ कितनी सीमा हम शेयर करते हैं? 3488 किलोमीटर की चीन की हम साथ सीमा शेयर करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से राज्य है उनकी सीमा लगती है। सबसे पहला जो हमारा जो भारत का था जम्मू कश्मीर, उसको जो आर्टिकल 370 है उसको निरस्त करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूटी बना दिए गए। तो जम्मू कश्मीर है वो ये रह गया, और ये जो बाकी जो पूरा पोर्शन है ये हो गया लद्दाख। तो चीन के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है? तो सबसे पहला है लद्दाख। लद्दाख क्या है? अभी एक यूटी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख के बाद जो ये वाला जो है ये है हिमाचल। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद ये वाला है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है ये? उत्तराखंड, चीन के साथ सीमा बनाता है। फिर उसके बाद ये वाला जो फिंगर टिप वाला जो राज्य है भारत का, कौन सा है ये? सिक्किम। सिक्किम, ठीक है। उसके बाद में ये जो इधर राज्य है ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5 राज्य जो कि चीन को टच करते हैं। सबसे पहला है लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और 5वां अरुणाचल प्रदेश। चीन के साथ हमारी कितनी सीमा लगती है? 3488 किलोमीटर हम सीमा बनाते हैं चीन के साथ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पाकिस्तान, हमारा जो पड़ोसी देश है। 3000
3,323 किलोमीटर हम इसके साथ सीमा शेयर करते हैं। 3,323। कौन कौन से राज्य इसको टच करते हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये देखिए जम्मू कश्मीर यहाँ टच कर रहा है, ये जो बाउंड्री ये जम्मू कश्मीर की हो गई, और ये वाली जो है ये हो गई लद्दाख की। ये जो भारत का नया मैप है, आर्टिकल 370 जब निरस्त हुआ उसके बाद लद्दाख और जो अलग यूटी बने उसके बाद भारत सरकार ने ये जो नया मैप जारी किया है उसमें लद्दाख भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो कौन कौन से राज्य हो गए जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वो ऊपर दो हो गए। फिर उसके बाद पंजाब, फिर राजस्थान और गुजरात। ठीक है, कौन कौन से राज्य हो गए? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये हो गए पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले। फिर उसके बाद है नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? नेपाल के पहले देखते हैं लंबाई कितनी है सीमा की। 1751 किलोमीटर हम नेपाल के साथ सीमा शेयर करते हैं। कौन कौन से राज्य यहाँ पे देखते हैं हम? ये नेपाल है, ठीक है। नेपाल के साथ सबसे पहला तो ये है उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर ये जो यहाँ पे ये रीजन टच कर रहा है ये है वेस्ट बंगाल का, और अंत में है सिक्किम। देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपसे कि नेपाल के साथ किस राज्य की सीमा लगती है या किस राज्य की निम्न से सीमा नहीं लगती। तो आपको ध्यान रखना है नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन 5 राज्यों की नेपाल के साथ सीमा लगती है। तो प्रश्न किसी भी हिसाब से पूछा जा सकता है, या फिर के कितने राज्यों की सीमा टच करती है, कितने राज्यों की नहीं करती, कौन से राज्य की करती है, कौन से राज्य की नहीं करती, सुमेलित कीजिए, असुमेलित क्या पता कीजिए, वो भी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं म्यांमार। म्यांमार जो हमारा पूर्वी देश है, पूर्वी पड़ोसी देश है, आसियान का एक देश है, ये रहा म्यांमार, ये म्यांमार है, ये हमारे भारत की सीमा है और ये म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के साथ हम कितनी सीमा शेयर करते हैं? 1643 किलोमीटर की सीमा शेयर करते हैं। कौन कौन से चार राज्य है उसके साथ सीमा बनाते हैं? ये सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ये मणिपुर और ये अंत में मिजोरम। कौन कौन से 4 राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये चीज़ ध्यान रखिए, म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले कौन से है? 1643 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ज़्यादा चांस इसी को पूछने के हैं क्योंकि ये इसके जो 7 सिस्टर्स है, उत्तरी पूर्वी 7 राज्य हैं, उनके नामों में लगभग स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर है। कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट हमारा जो पड़ोसी देश है भूटान। भूटान कहाँ स्थित है? तो ये भूटान है, ये वाला जो राज्य है, सॉरी जी देश है, ये कौन सा है? ये जो देश है ये कौन सा है? भूटान। ठीक है, भूटान के साथ कौन कौन से पहले इसकी सीमा कितनी है? 699 किलोमीटर। 4 राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं ये चीज़ देखिए, ये है ऊपर फिंगर टिप वाला सिक्किम, फिर यहाँ पे हो गया ये वेस्ट बंगाल, फिर ये चीज़ है असम और ये है अरुणाचल प्रदेश। तो कौन कौन से 4 राज्य है वो भूटान को टच करते हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। देखिए दोस्तों, अगर आप इनको मैप से जितना ज़्यादा याद करने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए इजी होगा। इसको टेबल से ना देख के आप अपने रूम में एक मैप लगा ले, फिर आते जाते रोज़ एक देश के साथ देखें कि बांग्लादेश के साथ कौन से राज्य की सीमा लगती है, या फिर आप मैप को ट्राई करें कि कौन सा राज्य कहाँ है, ये कौन सा राज्य 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 है। तो भारत के बारे में आपको एक ब्रीफ नॉलेज हो जाएगा कि कौन सा देश दक्षिण में स्थित है, कौन सा उत्तर में स्थित है, किस राज्य की सीमा समुद्र को टच करती है, किस राज्य की सीमा है किसी अन्य देश पड़ोसी देश को छूती है। उसके बाद है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा सबसे छोटी है, कितनी? 106 किलोमीटर। एक ही राज्य है, कौन सा है? लद्दाख। ये देखिए ये वाला जो ऊपर जो ये फोटो में आपको दिख रहा है, यहाँ से ये आया है, ये जो बीच का हिस्सा है ये अफ़गानिस्तान से हमारी सीमा टच होती है। लेकिन फ़िलहाल क्या है कि ये जो हिस्सा है लगभग ये वाला जो हिस्सा है ये POK में आता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। लेकिन हम भारत है वो हमारे संप्रभुता हमारी सबसे महन है संविधान में, और POK को हम अपना भाग ही मानते हैं, इसलिए अफ़गानिस्तान के साथ हमारी सीमा बनती है 106 किलोमीटर की। और कौन सा राज्य टच करता है? लद्दाख। ठीक है,
तो सबसे पहले है, सबसे अधिक किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। कितनी? 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद में है चीन के साथ कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। फिर उसके बाद है पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699 और लास्ट में है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब ये जो भारत के जो तटीय क्षेत्र है, जो भी जितने भी राज्य स्थित है, वहाँ पर उनको स्थानीय भाषा में कुछ तटों को नाम दिया गया है। तो अभी देखते हैं हम कौन कौन से तट है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत के आसपास जो कि ये गुजरात है, ये जो राज्य गुजरात राज्य स्थित है, गुजरात के पास ये जो दो खाड़ियाँ हैं, इनके नाम क्या क्या है? ये तो है गल्फ ऑफ कच्छ, मतलब कच्छ की खाड़ी। कौन सा है? कच्छ की खाड़ी। और ये जो है गल्फ ऑफ खंबात, मतलब खंबात की खाड़ी। कौन कौन सी दो खाड़ियाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। अब हम देखते हैं कि ये जो गुजरात का जो तट है, तटीय क्षेत्र है, इसको हम क्या कहते हैं? ये देखिए यहाँ पे, ये जो गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? काठियावाड़। काठियावाड़ तट उसको कहा जाता है। कौन सा तट है? काठियावाड़ तट। गुजरात के पास जो तट स्थित है उसको कौन सा तट कहते हैं? काठियावाड़ तट। उसके बाद ये जो महाराष्ट्र का जो पूरा हिस्सा है, यहाँ से लेके महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र और गोवा, इसका जो तट है वो सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? कोंकण तट। कौन सा तट? कोंकण तट कहलाता है। कौन सा हिस्सा? महाराष्ट्र और गोवा का जो तटीय हिस्सा है वो क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। फिर कोंकण तट के नीचे मालाबार तट। कर्नाटक और केरल, यहाँ पर ऊपर कर्नाटक स्थित है और ये जो केरल का हिस्सा है, तो कर्नाटक और जो केरल है उसका जो तटीय क्षेत्र वो क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। कर्नाटक और केरल, कर्नाटक और केरल का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। कौन सा तट कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। ये हो गए पश्चिमी तट। तो पश्चिम में कौन कौन से? एक तो काठियावाड़ तट है जो कि गुजरात का हिस्सा है, उसके बाद कोंकण तट, महाराष्ट्र और गोवा का जो हिस्सा है वो कोंकण तट कहलाता है, और कर्नाटक और केरल का जो हिस्सा है वो मालाबार तट कहलाता है। फिर उसके बाद पूर्वी तट की बात करें तो ये जो तमिलनाडु से शुरू होकर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक, कहाँ तक? विशाखापट्टनम, जिसको वाइजैग भी कहते हैं, विशाखापट्टनम। कहाँ से? आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से तमिलनाडु का जो दक्षिणी भाग है कन्याकुमारी तक, वो कौन सा तट कहलाता है? कोरोमंडल तट। कौन सा तट कहलाता है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। कौन सा हिस्सा? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है वहाँ तक का हिस्सा क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। फिर ये जो उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है उसको कहते हैं उत्कल तट, उत्कल कोस्ट। ठीक है, उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र वो क्या कहलाता है? उत्कल तट। तो चार हमने तो कितने बड़े तट? सबसे पहला गुजरात का जो हिस्सा है वो कहलाता है काठियावाड़ तट, उसके बाद में महाराष्ट्र और गोवा का जो हिस्सा है वो कहलाता है कोंकण तट, कर्नाटक और केरल का कहलाता है मालाबार तट, विशाखापट्टनम से लेके तमिलनाडु तक का हिस्सा है वो है कोरोमंडल तट, और जो उड़ीसा का जो भाग है वो है उत्कल तट। अब हम इनकी जो विशेषता है, कोरोमंडल तट की क्या विशेषता है, मालाबार तट की क्या विशेषता है, कोंकण तट की क्या विशेषता है, ये सब हम जब हमारे जो भारत का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जो तटीय क्षेत्र है जब वो हम पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कोरोमंडल तट की क्या विशेषता है, उत्कल तट की क्या विशेषता है, मालाबार तट की क्या विशेषता है और कोंकण तट की क्या विशेषताएं हैं।
तो अभी आपको एक ब्रीफ बता दिया जा रहा है कि कौन सा तट कहाँ स्थित है, कौन सी खाड़ी स्थित है, ठीक है। तो अब हम जब नेक्स्ट जब भारत का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे तो उसमें एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि सारे आपके जितने भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। चलिए, अब एक चीज़ और, ये भारत का मैप है, ठीक है, जो भारत का नवीनतम नक्शा है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग दर्शा दी गई। लद्दाख की राजधानी रखी गई लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी रखी श्रीनगर और जम्मू 2 राजधानी रखी गई है। और एक चीज़ और, जो दादर नागर हवेली और दमन दीव है, जो 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको मिला के एक ही बना दिया गया है, ठीक है। तो दादर नागर हवेली और दमन दीव, जो कि 2 अलग अलग यूटी थे, उनको मिला के एक ही बना दिया गया और उनकी राजधानी क्या रखी गई है, दमन। दमन कहाँ स्थित है, दमन स्थित है गुजरात में, ठीक है। तो ये भारत का नक्शा है। अब इसमें भारत में हम एक चीज़ देखते हैं कि भारत की समुद्री सीमा क्या है, और समुद्री सीमा में भारत का कितने क्षेत्र तक एकाधिकार है, कितने क्षेत्र तक भारत है वो दूसरे देशों से कर वसूल कर सकता है, जो इनके देशों के जो जहाज आते हैं उनसे, या फिर हमारे जो अनुसंधान है, वैज्ञानिक खोज है, वो कितने क्षेत्र तक की जा सकती है। तो ये जो हमारी बेस लाइन है, जिसको हम कह सकते हैं हमारी सीमा, बेस लाइन, ठीक है। ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, कितना, 12 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल मतलब 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.84 किलोमीटर। मतलब स्थल का 1.84 किलोमीटर, समुद्र का 1 नॉटिकल माइल होता है। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक इस रेखा तक भारत का एकाधिकार है, अर्थात इस क्षेत्र में भारत के ही नियम लागू होते हैं, भारत के कानून इसमें लागू होते हैं। भारत यहाँ पर जो आने वाले जहाज है, जो जहाँ से गुजरते हैं, उनसे कर वसूल कर सकता है, और यहाँ पे कोई भी खोज हो, जिसमें यहाँ पे जो पाए जाने वाले संसाधन हैं, उन पे भारत का एकाधिकार है। जैसे यहाँ पर हम जब हमारा जो बंदरगाह पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है जो पेट्रोल निकलता है, हाई ड्राइव, वहाँ से महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, तो वो हम पढ़ेंगे, तो वो भारत के एकाधिकार में है, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल तक तो हो गया एकाधिकार। 12 नॉटिकल माइल तक क्या है, भारत का एकाधिकार है, ठीक है। फिर जो बेस लाइन है, इसी बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल, इसको हम कहते हैं संलग्न क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन, संलग्न क्षेत्र। अर्थात कि बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक जो भी जहाज वगैरह आएगा, उसमें भारत को कर वसूली का अधिकार है। कुछ भी यहाँ पर जो भी गतिविधि होती है, भारत उनसे टैक्स वसूल सकता है। कितना, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल। और फिर बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, इसको हम कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल तक क्या है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। मतलब बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक भारत यहाँ समुद्र में कोई किसी भी प्रकार का अनुसंधान कर सकता है, समुद्र में किसी प्रकार के वैज्ञानिक भेज सकता है, जो कि समुद्र की गहराई, समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु, उनके बारे में खोज कर सकते हैं। तो 12 नॉटिकल माइल तक तो है भारत का एकाधिकार, मतलब भारत के ही नियम कानून यहाँ लागू होते हैं। उसके बाद 24 नॉटिकल माइल को हम कहते हैं संलग्न क्षेत्र। 24 नॉटिकल माइल तक हम भारत है वो कर वसूली कर सकते हैं। और 200 नॉटिकल माइल उसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ भारत अनुसंधान कर सकता है, और ये जो समुद्र है उसमें किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक खोज जो है, नए नए जीवाणुओं की या फिर समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में पता लगा सकता है। तो ये हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 200 नॉटिकल माइल अंडमान निकोबार तक नहीं है, ये तो मैप हम इसमें दर्शा नहीं सकते, लेकिन 200 नॉटिकल माइल लगभग श्रीलंका से भी पहले का ही हिस्सा है, ठीक है। वो वहाँ तक नहीं है, हम आप सिर्फ पढ़ाने के लिए उस हिसाब से बताया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आज हमने पढ़ा भारत की जो सामान्य स्थिति है विस्तार, उसके बारे में हमने पढ़ा कि भारत की सीमा क्या है, कि स्थलीय सीमा क्या है, जलीय सीमा क्या है, कितनी किससे लगती है, सर्वाधिक किसकी लगती है, सबसे कम किसकी लगती है। और उसके बाद एक चीज़ रह गई ये वाली, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश, ठीक है, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश, इन दोनों के बीच की ये जो सीमा है ये क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ सीमा कहलाती है। उसके बाद में भारत और चीन, भारत और जो चाइना है, भारत और चीन के बीच की सीमा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है। कौन सी लाइन कहलाती है? मैकमोहन लाइन, ठीक है। भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। जबकि भारत और चीन के बीच की जो सीमा है वो क्या कहलाती है? मैकमोहन लाइन कहलाती है। एक और है जो अफगानिस्तान को हम जो बाउंड्री टच करते हैं हमारी ये, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है वो क्या कहलाती है? डूरंड रेखा। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। ये जब हम हिमालय क्षेत्र पढ़ेंगे तो उसमें मैकमोहन रेखा को भी बताएंगे कि मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी और कौन थे डॉक्टर या फिर जो भौगोलिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कौन कौन से ये जो माप से ये मैकमोहन रेखा खींची। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जब डूरंड रेखा खींची गई तो किसको भेजा गया, किसने भेजा, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे। ये आपके इसमें मैंने लिख रखी है, तो ये भी इसका स्क्रीनशॉट आप अगले पिक्चर का ले सकते हैं। ये चीज़ यहाँ दर्शा रही कि देखो, रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच की है वो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच की जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। भारत अफगानिस्तान के बीच की रेखा डूरंड रेखा कहलाती है। और भारत चीन के बीच की जो सीमा है वो मैकमोहन रेखा कहलाती है, ठीक है। और हमने जो पढ़ा कि कर्क रेखा कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री जो प्रधान मध्याह्न रेखा है भारत की वो कौन से राज्य से होकर गुजरती है। और भारत का जो सामान्य विस्तार है वो हमने पढ़ा, उत्तर से दक्षिण का विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, ये सब हमने पढ़ा। तो मिज़ेक एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहिए, और जब अगली हम क्लास होगी तो हम भारत में अगला जो इसका भारत का हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा भारतीय भूगोल का, कौन सा? भौतिक विभाजन। तो अगली क्लास में हम ये भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। इससे पहले आपसे एक बार सूचना दे दूं कि जो भी आप ये मिज़ेक एकेडमी की इस ऑनलाइन क्लास का लाभ ले रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, प्रत्येक विषय विशेषज्ञ के द्वारा यहाँ पर अध्यापन करवाया जाता है। और ये जो भी आप जितना भी नोट्स बना लेंगे तो 75 से 80% आपका प्रत्येक परीक्षा में आपके नोट्स में से ही प्रश्न बनेगा। 20% आप अपना खुद का एफर्ट लगा के किसी भी परीक्षा के सभी सवाल एकदम हल कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।